नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। दक्षिणी प्रशांत क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार किरिबाती और तुवालू के आसपास के कई और द्वीप भी अत्यधिक खतरे में हैं। अब ये देखा गया कि दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जो पर्यावरणीय कार्यक्रम है उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार किरिबाती और तुवालू के आसपास के कई सारे द्वीप इस प्रकार के खतरे से जूझ रहे हैं। जिस प्रकार से ये दोनों द्वीप दक्षिणी महासागर के जलमग्न हुए, वहां पर और भी कई अन्य द्वीप हैं जो कि जलमग्न होने की कगार पर हैं, या ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो द्वीप जलमग्न हो सकते हैं। ऐसी आशंका है कि 2030 तक इन द्वीपों में से कोई नहीं रहेगा। अब ये देखिए कितना बड़ा एक तथ्य उभर कर सामने आ रहा है कि ये आशंका जताई जा रही है, ये संभावना है। यदि इसी दर से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही, ग्लोबल वार्मिंग परिणाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, यदि इसी दर से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही, पृथ्वी के प्रगामी तापन में वृद्धि होती रही, तो समुद्रों का जल स्तर ऊंचा उठता जाएगा, क्योंकि हिम क्षेत्रों की बर्फ पिघलती जा रही है और इस पिघलती बर्फ के कारण प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में बसे कई द्वीप इसकी चपेट में आ जाएंगे। और दक्षिणी प्रशांत महासागर की जो ये रिपोर्ट है पर्यावरणीय कार्यक्रम की, इसके अनुसार कई सारे द्वीप आज इसका खतरे के आसपास हैं जो कि इसमें समा सकते हैं। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है 2030 तक किरिबाती और तुवालू के आसपास के लगभग सभी द्वीप समुद्र में जलमग्न हो जाएंगे। इसके अलावा मार्शल द्वीप समूह के 29 टापुओं की तटरेखा निरंतर क्षय हो रहा है। प्रशांत महासागर में देखा जाता है कि मार्शल द्वीप समूह है उसके 29 टापू मतलब द्वीप, छोटे द्वीप की जो तटरेखा है उसमें निरंतर क्षय हो रहा है। तटरेखा का मतलब धीरे धीरे वो द्वीप सिकुड़ते चले जा रहे हैं, अर्थात उनके तट धीरे धीरे जल में समाते चले जा रहे हैं और जल का क्षेत्र द्वीप के स्थलीय भागों पर बढ़ता जा रहा है, जलीय क्षेत्र ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो इन टापुओं की तटरेखा सिकुड़ती चली जा रही है। तो ये देखा गया है मार्शल द्वीप समूह के 29 टापुओं में इस तथ्य को वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। और यदि इसी तरह से हमने अपनी अविवेकशील गतिविधियों को जारी रखा और हमने इस पर्यावरणीय समस्या के संकेतों को नहीं समझा, तो निसंदेह ये एक भयंकर विपदा के रूप में हमारे सामने आएगी। अभी भी हमारे पास समय है, पर्यावरण इस विपदा का हमें पहले से संकेत दे रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें इसे समझना है और समय रहते इसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई करनी है। इस क्षेत्र के 3 द्वीप समूह तूफानों और अनेक ज्वार के कारण आने वाली बाढ़ से पीड़ित हैं। अब देखा गया कि इस क्षेत्र के 3 द्वीप समूह तूफान और वहां पर आने वाले ज्वार की जो बाढ़ है उससे काफी पीड़ित हैं। लगातार वहां पे पर्यावरणीय समस्याओं से ये क्षेत्र जूझ रहा है, जिसके पूर्णतः जलमग्न होने की एक नई समस्या और उभर कर सामने आ रही है। हिमानी संकुचन तथा बाढ़, ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो अगला प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो है हिमानी संकुचन व बाढ़। हिमानी संकुचन से तात्पर्य है पृथ्वी के जो हिमखंड हैं, जिसे हम हिमानी कहते हैं, पृथ्वी के प्रगामी तापन में वृद्धि होने से, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से ये हिमानी, ये ग्लेशियर्स धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाते हैं, अर्थात इनकी हिम पिघलकर जल के रूप में बहकर बाढ़ का निर्माण करती है। बाढ़ के रूप में होती हुई ये धीरे धीरे महासागरीय क्षेत्रों में पहुंच जाती है। आज हम देखते हैं भारत की अधिकांश नदियां, उत्तर भारत की लगभग सभी नदियां हिमानी क्षेत्रों से निकलती है, अर्थात हिम के पिघलने से बनती है, चाहे वो गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो। इस प्रकार के ये हमारे ग्लेशियर्स हैं, बड़े ग्लेशियर हैं, हिमानी हैं। इनमें भी पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि लगातार ये धीरे धीरे पीछे की ओर खिसक रहे हैं, अर्थात ये सिकुड़ते चले जा रहे हैं। विश्व तापमान में वृद्धि के कारण हिमनदों की बर्फ पिघलने की दर में वृद्धि होगी तथा उनका आकार
छोटा होता चला जाएगा। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, जैसे जैसे विश्व का तापमान बढ़ेगा इन हिमनदों की बर्फ पिघलने की दर बढ़ती चली जाएगी और इनका आकार धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, सिकुड़ता हुआ चला जाएगा, ये पीछे की ओर हटने लगेंगे। जैसा कि अभी पर्यावरणीय रिपोर्ट में गंगोत्री के संबंध में कहा गया है, जी ये ग्लेशियर धीरे धीरे पीछे की ओर खिसक रहा है। जिन नदियों के उद्गम स्रोत पर्वतीय हिमनद हैं, उनमें बर्फ के अधिक पिघलने से भीषण बाढ़ आ सकती है। अब क्या होगा, जब जो नदियां हिमनद से निकलती हैं अर्थात ग्लेशियर से निकलती हैं, जिनके उद्गम स्रोत ग्लेशियर में हैं, जब ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में पानी वहाँ से आएगा, जल वहाँ से आएगा। जब इन नदियों में इतने सारे जल की आवक एक साथ होगी तो आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या हो सकती है। हिमानियों के पिघलने की दर में वृद्धि होने से उनके पीछे हटने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हिमानियाँ पिघलती चली जाएंगी, ग्लेशियर्स पिघलते चले जाएंगे, उनके पिघलने की दर बढ़ती चली जाएगी, उनमें संकुचन होने लग जाएगा, अर्थात वो धीरे धीरे पर्वतीय शिखरों की ओर बढ़ने लगेंगे। अभी बर्फ पर्वतीय शिखरों से नीचे की ओर आगे की ओर बढ़ी हुई है, पर धीरे धीरे ये बड़ी जो इनके पिघलने की दर बढ़ रही है उससे ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं और कटते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। तो ये देखा गया है कि ये हिमानियाँ पीछे की ओर हटने लगी है। हिमानियों के सिकुड़ने को हम कई बार हिमानी का पीछे की ओर हटना भी कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में अनेक हिमनद सिकुड़ते जा रहे हैं। अब वर्तमान समय में देखा गया है भारत के हिमालय क्षेत्र में, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यहाँ पे कई हिमनद पाए जाते हैं और इन हिमनदों से विश्व की कई वृहद आकार की नदियाँ बहती हैं और ये नदियाँ, जैसा कि हम जानते हैं, सदावाहिनी नदियों के रूप में बहती है। इन नदियों से उत्तर भारत के अंदर बहुत अच्छे उपजाऊ क्षेत्र बनते हैं, जिसे हम उत्तर के मैदान के रूप से जानते हैं। पंजाब में भी जो नदियाँ बहती है वो भी यहाँ से बहती है। कई नदियाँ यहाँ से होकर बांग्लादेश में होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कई नदियाँ यहाँ से पाकिस्तान होते हुए आगे की तरफ बहती हैं और उधर से अरब सागर के क्षेत्रों में गिरती हैं। तो ये सारी नदियाँ भारत के हिमालय के हिमनदीय क्षेत्रों में से निकलती हैं। तो वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के क्षेत्र में कई हिमनद सिकुड़ते जा रहे हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक विविधताओं की ओर अपना इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। इन हिमनदों के सिकुड़ने से वर्तमान समय में बाढ़ जैसी तात्कालिक समस्या सामने आ सकती है। बाढ़ अपने आप में अत्यंत विध्वंसकारी होती है और जिन क्षेत्रों से होकर यहाँ से निकलने वाली नदियाँ बहती हैं वो क्षेत्र अपने आप में अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र हैं। वहाँ पे अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है, वहाँ पर जनसंख्या का सघन बसाव पाया जाता है। यदि इस प्रकार के क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो जन धन की हानि अपार हो सकती है। गढ़वाल का गंगोत्री हिमनद हजारों वर्ष पूर्व उस स्थान पर था जहां आजकल गंगोत्री मंदिर व गौरी कुंड है। तो आज देखिए गढ़वाल के अंदर जो गंगोत्री हिमनद है, आज से कई हजार वर्ष पूर्व वो उस स्थान पर था जहां पर आज गंगोत्री मंदिर व गंगोत्री कुंड है। ये अपने आप में इस तथ्य को पूर्ण रूप से प्रमाणित करता है कि वो हिमनद धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ रहा है और पीछे की ओर बढ़ता जा रहा है, अर्थात वो हिमनद सिकुड़ता जा रहा है। और इसके पीछे जो उत्तरदायी कारण है, हिमनद के सिकुड़ने के लिए जो कारक सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है वो होता है तापमान में वृद्धि। जब कभी भी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लग जाती है और पिघलती हुई बर्फ़ धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकती है, ऊपर की ओर खिसकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ये ऊंचाई की ओर बढ़ने लगती है क्योंकि वहाँ पर तापमान कम होता है, तो उन क्षेत्रों में बर्फ़ अभी भी जमी हुई पाई जाती है, जबकि निम्नवर्ती क्षेत्रों में, नीचे के क्षेत्रों में तापमान बढ़ जाता है। तापमान का प्रभाव जल्दी देखा जाता है, जिससे कि हिमनद वहाँ पर पिघलने लगते हैं। ये निरंतर पीछे हटता हुआ अब अपने मूल स्थान से 19 किलोमीटर दूर गोमुख तक पहुंच गया है। अब ये देखा गया है कि गंगोत्री हिमनद धीरे धीरे पीछे खिसकता जा रहा है और खिसकते खिसकते ये अपने मूल स्थान से लगभग 19 किलोमीटर दूर गोमुख तक पहुंच चुका है। बढ़ते तापमान से बर्फ के अधिक पिघलने के कारण हिम आच्छादित क्षेत्रों में कमी आएगी। अब क्या होता है, बढ़ता हुआ जो तापमान है वो तापमान लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते हुए तापमान के कारण जो क्षेत्र
हिम आच्छादित क्षेत्र हैं वो हिम आच्छादित क्षेत्र अब धीरे धीरे हिम आच्छादित न रहकर खुले क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे हैं और इस प्रकार के क्षेत्र धीरे धीरे अपने पर्यावरण के अंदर परिवर्तन देख रहे हैं और किसी भी क्षेत्र के अंदर के पर्यावरण में परिवर्तन होने से वहाँ पर विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं भी देखी जाती हैं। इससे पृथ्वी पर सूर्य की किरणों का परावर्तन कम होगा तथा तापमान में और वृद्धि होगी। अभी देखा गया है कि जो हिम आच्छादित क्षेत्र होते हैं, क्योंकि हिम अपने आप में एक समतल सतह होती है, चिकनी सतह होती है जिसका परावर्तन बहुत अधिक होता है। एक तरह से हिम दर्पण की तरह कार्य करता है। यदि हम इसको वैज्ञानिक भाषा में देखें तो हिम आच्छादित क्षेत्रों का एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 90% से भी ज़्यादा यहाँ पे एल्बिडो होता है। अर्थात इस क्षेत्र में आने वाली प्रकाश किरणों का लगभग 90% से अधिक परावर्तित हो जाता है और वास्तव में इस प्रकार के हिम आच्छादित क्षेत्र पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पर यदि इसी दर से ये हिम आच्छादित क्षेत्र कम होते गए तो सूर्य की किरणों का परावर्तन कम होगा और पृथ्वी के तापमान में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। वर्तमान समय में जिस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से हम गुजर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हिम आच्छादित क्षेत्र कम हो जाएंगे। खुले क्षेत्र या वन आच्छादित क्षेत्र पृथ्वी के पर आने वाले प्रकाश को अर्थात तापमान को, इन विकिरणों को सोखने के लिए अधिक उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार हिम आच्छादित क्षेत्र कम होने से भूपृष्ठ सफ़ेद रंग का क्षेत्र कम होगा और गहरे रंग के क्षेत्र में वृद्धि से ताप का अवशोषण अधिक होगा। इसके परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि होगी। ये भली प्रकार से हमें पता है, सफ़ेद रंग वास्तव में अपने आप में ऊर्जा अवशोषित करने में बहुत कम ऊर्जा अवशोषित करता है और परावर्तन करने में अत्यंत सक्षम होता है, जबकि दूसरी ओर गहरा रंग अवशोषण करने में अधिक सक्षम होता है बजाय कि परावर्तन करने के। तो इस तरह से हिम आच्छादित क्षेत्र जो अपनी परावर्तन की क्षमता के कारण पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखते हैं, अब वो धीरे धीरे कम होने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती चली जाती है। पृथ्वी पर हिमाच्छादित क्षेत्र अथवा हिमानियों का संकुचन पृथ्वी पर तापमान में हो रही वृद्धि का एक प्रमाण भी है। अब ये कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में क्या कोई समस्या नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? तो वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में कोई एक वैज्ञानिक परिकल्पना नहीं है, अपितु पृथ्वी पर हिमाच्छादित क्षेत्रों का कम होना, हिमानियों का संकुचित होना पृथ्वी पर हो रहे तापमान की वृद्धि अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमाण है। ये एक प्रमाण के रूप में है कि पृथ्वी पर निसंदेह तापमान में वृद्धि हो रही है। अगला दुष्परिणाम है पेड़ पौधों पर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसका परिणाम हम संपूर्ण पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखते हैं और उसके क्या परिणाम सामने आते हैं, क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं, उसमें चौथे नंबर पर देखा गया है पेड़ पौधों पर दुष्प्रभाव। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का प्रभाव वनस्पति पर भी पड़ेगा। निसंदेह पृथ्वी का तापमान यदि बढ़ता है तो उसका प्रभाव समस्त पर्यावरण पर पड़ता है, समस्त परिवृत्ति पर पड़ता है और समस्त परिवृत्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, अन्य सभी क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं। तो पेड़ पौधों पर पृथ्वी के बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बिंदु के अंतर्गत हम इन्हीं तथ्यों का अध्ययन करते हैं। कम तापमान पर जीवित रहने वाले पौधे नष्ट हो जाएंगे। अब ये देखा गया है कि पृथ्वी पर सभी जगह एक समान तापमान नहीं पाया जाता, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान पाया जाता है और तापमान के कारण हर क्षेत्र की जलवायु भी अलग अलग प्रकार की होती है। हर प्रकार की जलवायु उस क्षेत्र के पर्यावरण को निर्धारित करती है और वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के वातावरण के अनुसार वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पति विकसित होती है। तो हर क्षेत्र के तापमान, जलवायु और पर्यावरण के अनुसार वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति विकसित होती है। जो पौधे कम तापमान में जीवित रहने की दृष्टि से विकसित हुए हैं, यदि वहाँ के तापमान में परिवर्तन होता है, तापमान बढ़ जाता है, तो ऐसे पौधों के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वो अधिक तापमान में जीवित रह पाएं। तो एक तरह से इस प्रकार से पृथ्वी पर जो कि वनस्पति की विविधता है वो समाप्त होने लगेगी, खत्म होने लगेगी। कम तापमान में जीवित रहने वाले पौधे अधिक तापमान में अपने आप को बचा नहीं पाएंगे।
सूखे व आग के कारण वनों को अत्यधिक हानि होगी तथा पौधों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। इनके स्थान पर हानिकारक प्रजातियां पनप सकती हैं। अब ये देखा गया है जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, तापमान बदलने से जलवायु बदलेगी और जलवायु बदलने से वहाँ का पर्यावरण, संपूर्ण वातावरण बदल जाएगा। जब कभी भी ऐसा होता है तो उस क्षेत्र का जब तापमान अधिक होने के कारण कई क्षेत्रों में सूखा पड़ने लग जाता है। सूखा पड़ने से, पानी की कमी होने से, वातावरण बदलने से वहाँ की वनस्पति पर अत्यंत दुष्प्रभाव पड़ता है और वनस्पति समूल नष्ट होने लगती है। इस प्रकार से प्रारंभिक स्तर में वनस्पति कई बार सूख जाती है और अत्यधिक तापमान और सूखी वनस्पति के कारण इन वन क्षेत्रों में आग लग जाती है और इस प्रकार की वनाग्नि से संपूर्ण क्षेत्र में जो पेड़ पौधे बचे हुए होते हैं, जो पेड़ पौधे हरे होते हैं, जो पेड़ पौधे अपने आप को बचा सकते हैं, वो भी इस प्रकार की आग की चपेट में आकर अपनी संपूर्ण प्रजातियां खो देते हैं। कई प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं और इस प्रकार से लुप्त हुई प्रजातियों के स्थान पर इन वनों से जो भूमि खाली होती है वहां पर कई बार अनेक हानिकारक वनस्पति की प्रजातियां पनप जाती हैं। प्राकृतिक चारागाहों में घास की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमने देखा है विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में घास के वृहत मैदान पाए जाते हैं जहां पर कई प्रकार के बहुत बड़े शाकाहारी जीवों के समूह निवास करते हैं। यदि इस प्रकार से तापमान में वृद्धि हुई तो इन प्राकृतिक चारागाहों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास खत्म हो जाएगी। जब घास खत्म हो जाएगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अधिकांश जो प्राथमिक स्तर के जीव होते हैं वो शाकाहारी जीव होते हैं और किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को संचालित कर रखने के लिए वहाँ पर उत्पादकों का अर्थात घास का होना आवश्यक है। यदि घास नहीं होगी तो शाकाहारी जीव नहीं होंगे और शाकाहारी जीव नहीं होंगे तो फिर द्वितीयक और तृतीयक स्तर के जीव भी नहीं पनप पाएंगे। तो उस क्षेत्र में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र खत्म हो जाएगा, वहाँ का पर्यावरण खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे चलकर उस क्षेत्र के अंदर संपूर्ण जैव विविधता खत्म हो जाएगी। जीव शून्य वो क्षेत्र हो जाएगा, निर्जन वो क्षेत्र हो जाएगा जिसे हम बंजर और निर्जन क्षेत्र कहते हैं। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। ये अत्यंत विध्वंसकारी और प्रतिकूल प्रकार की परिस्थितियां हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वनों की संरचना पर भी पड़ता है। किसी भी क्षेत्र पर उगने वाले वन वहाँ की जलवायु की देन होते हैं, वहाँ की जलवायु का मूल रूप से प्रतीक होते हैं, संकेत होते हैं कि इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। हर अलग क्षेत्र की जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इसीलिए तो जलवायु का निर्धारण करने के लिए क्षेत्र विशेष की वनस्पति को एक चिन्ह के रूप में चिन्हित किया जाता है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि से तटवर्ती भागों में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन नष्ट हो जाएंगे। समुद्री दलदली क्षेत्र के अंदर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जिसे हम सुंदर वन कहते हैं। जो सुंदरी प्रकार का वृक्ष होता है, जैसे हमारे बंगाल की खाड़ी के आसपास का क्षेत्र जो सुंदर वन का क्षेत्र है वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जहाँ पे सुंदरी प्रकार के पेड़ मिलते हैं जिन्हें मैंग्रोव कहा जाता है। वो क्षेत्र, वो वन पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे क्योंकि समुद्री जल स्तर में वृद्धि होने से ये उसके अंदर डूब जाएंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव से होने वाले परिवर्तन के कुछ लाभदायक परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरी तरह से हमारे लिए हानिकारक है, कुछ लाभदायक परिणाम भी हो सकते हैं। पर वर्तमान स्थिति में जिस दर से ये बढ़ रहा है, जैसे ये बढ़ रहा है, वो हमारे लिए बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। जैसे शुष्क जलवायु वाले मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा व नमी बढ़ने से वहाँ पर वनों का विकास हो सकता है। अब कई बार ऐसा होगा कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जब जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों की यदि जलवायु में परिवर्तन होता है, वहाँ पर नमी अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है, तो वहाँ पर पाई जाने वाली बंजर और भूमि धीरे धीरे उपजाऊ भूमि में बदल जाए, वहाँ पर वनों का विकास हो जाए। पर यह अपने आप में एक संभावना और एक परिकल्पना है, वास्तविकता अभी ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि वर्तमान समय में ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसके दुष्परिणाम हमारे सामने मौजूद हैं। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। ग्रीन हाउस प्रभाव के किन्हीं दो दुष्परिणामों पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वर्तमान समय में
हमारे वातावरण पर जो दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं उनमें से किन्हीं 2 दुष्परिणामों पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्योंकि ये प्रश्न एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है, अतः आपको इसका उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।